हीना ने आंसू पोंछते हुए कहा कि विजय, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे बच्चे को गोद में लेने नहीं देती। कहती है कि तुम मेरे बच्चे को गिरा दोगी। विजय पहले से ही परेशान था। उसने तिरछी नजर से हीना की तरफ देखा, जिसकी आंखों और हरकतों में हद से ज्यादा बचपना झलक रहा था। अभी भी उसने दो चोटियां बना रखी थी और हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े हुए वह बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी। विजय को वैसे भी अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उससे 10 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करवा दी थी और उसे एक अजीब सी मुश्किल में डाल दिया था। वह खुद 28 साल का था और हीना उससे पूरे 10 साल छोटी थी। कद में तो वह बड़ी थी, मगर सोच अब भी बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात की गंभीरता समझ नहीं आती थी। विजय को हमेशा समझदार और सुलझी हुई लड़कियां पसंद थी, जबकि हीना उतनी ही लापरवाह और नासमझ थी। शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन सच ये था कि हीना को देखकर विजय के दिल में कोई एहसास ही नहीं जागता था। और अगर कभी वह उसके करीब जाने की कोशिश भी करता तो हीना डर जाती और रोने लगती। विजय और विक्रांत दोनों की शादी एक साथ हुई थी। विक्रांत की पत्नी रंजना अब एक बेटे की मां भी बन चुकी थी, मगर विजय अब तक हीना के करीब जाने को तरस रहा था और आज वह यकीनन रंजना के बेटे को गोद में लेने की जिद कर रही होगी। इसी वजह से उसे मना कर दिया होगा, क्योंकि इस नासमझ लड़की का क्या भरोसा कि कहीं वह सच में बच्चे को गिरा ही ना दे। अब हीना विजय से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। विजय ने उस पर एक तीखी नजर डाली और बिना कुछ कहे फिर से अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। हीना बोली कि विजय, मुझे अपना बच्चा चाहिए, तो मुझे बच्चा ला कर दो। उसकी ये फरमाइश सुनकर विजय हैरान रह गया और आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। उसने कहा कि हीना, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? बच्चा ला कर दूं तुम्हें? फिर रूखे अंदाज में बोला कि हटो पीछे, मुझे काम करने दो। लेकिन विजय के इस रूखे व्यवहार का भी हीना पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बोली कि मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो, रंजना भाभी भी वहीं से बच्चा लाई है, मुझे भी लाकर दो। विजय ने लैपटॉप बंद कर दिया और सोचने लगा कि अब वह इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाए कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं हैं। उसने उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा कि बच्चा चाहिए तुम्हें? हीना ने बिना सोचे कहा कि हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए, और 2 उंगलियां दिखाते हुए बोली कि फिर मैं भी रंजना भाभी को अपना बच्चा नहीं दूंगी। उसकी इस नासमझी पर विजय हल्की सी मुस्कान दबा गया और बोला कि 2 बच्चे चाहिए मेरी बुलबुल को। हीना ने तुरंत कहा कि हाँ 2। विजय ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा कि बच्चा पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते। सह लोगी तुम? हीना ने मासूमियत से कहा कि हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। विजय ने पूछा कि चिल्लाओगी तो नहीं? वह बोली कि मैं क्यों चिल्लाऊंगी। उसने फिर पूछा कि शोर शराबा तो नहीं मचाओगी? हीना ने कहा कि नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। उसकी आंखों में एक मासूम सा सपना चमक रहा था। विजय ने कहा कि देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। ये सुनकर हीना खुश हो गई और बोली कि ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब विजय ने हीना को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अच्छा, आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। उसने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। वह हीना को अलमारी के पास ले गया, एक नया नाइट गाउन निकालकर उसके हाथ में दिया और बोला कि जाओ, इसे पहनकर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी बियर लेकर एक तरफ रख दिया। हीना ने नाइट गाउन को हाथ में लेकर कुछ पल उसे देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। फिर अपनी वही मासूम सी आंखें उठाकर बोली, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? उसके इस बेतुके और नासमझ सवाल से विजय पूरी तरह परेशान हो चुका था। 1 साल से वह उसकी इसी मासूमियत और बचपने को झेल रहा था। उसने खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा, बच्चा चाहिए हीना? हीना ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और बोली हाँ। विजय ने आगे कहा, तो फिर वही करो जो मैं कह रहा हूँ। बिना कोई सवाल जवाब किए विजय के बदले हुए स्वर ने हीना को चुप करवा दिया और वह बिना कुछ बोले नाइट गाउन लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे में लौटी तो विजय उसे देखते ही ठहर सा गया। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई और ही खड़ी हो। वह नाइट गाउन में बेहद अलग और खूबसूरत लग रही थी।
इतनी कि विजय की दबी हुई भावनाएं अपने आप प्रबल होने लगी। मगर हीना खुद बेहद घबराई हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से नाइट गाउन का गला कसकर पकड़ रखा था, मानो खुद को ढाल दे रही हो। विजय धीरे धीरे उसके पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल कंधों पर फैलते ही विजय का दिल और भी तेज धड़कने लगा। हिना अब भी अपने हाथ से गला पकड़े खड़ी थी। विजय ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, लेकिन उसकी आंखों में छिपे डर को देखकर वह पल भर के लिए खुद ही सहम गया कि कहीं वह फिर से मना ना कर दे या रोने ना लगे। इसी डर और बेचैनी में उसने अगले ही पल उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसके तड़पते दिल को अचानक सुकून मिल गया हो। वह धीरे धीरे हीना में खोने लगा, अपनी भावनाओं पर काबू खोता चला गया। मगर हीना के लिए यह सब बेहद उलझन भरा था। अचानक उसके पेट में दर्द उठा और वह एकदम से पीछे हट गई। विजय को उसकी इस हरकत पर फिर से गुस्सा आ गया। हीना घबराई हुई आवाज में बोली, विजय, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रंजना भाभी को भी ऐसे ही हुआ होगा। मुझे भी अस्पताल ले चलो, बच्चा आने वाला है। ये सुनते ही विजय का सबर टूट गया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया और सख्त आवाज में कहा, सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक मासूम सा छोटा बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? हीना का चेहरा पीला पड़ चुका था। विजय अपनी शर्ट उतार चुका था। 1 साल से वह इस लड़की के बचपने, उसकी नासमझी और दूरी को सहता आ रहा था, मगर आज वह अपनी भावनाओं के सैलाब में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि हीना उठकर बैठ पाती, विजय उसके ऊपर लेट गया। उसने हीना की उंगलियों में अपनी उंगलियां थाम ली और उस पल हीना की घबराहट चरम पर पहुंच गई। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हीना को बचपन से ही बच्चों से बहुत प्यार था। गली में छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ इस आदत से हमेशा परेशान रहती थी और अक्सर डांटते हुए कहती, हीना, मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम मोहल्ले के बच्चों को बिना बताए अपने घर ले आती हो और फिर उनके माता पिता हमारे दरवाजे पर आकर पूछते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले गए। कहते हैं आपकी बेटी हमारे बच्चों को अपने घर ले आई है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तब हीना बड़ी मासूमियत से बिना किसी झिझक के जवाब देती, माँ, मुझे बच्चा चाहिए। उसकी माँ की आंखें ये सुनकर हैरानी से फैल जाती और वह गुस्से में कहती, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें जरा भी समझ है? हीना तुरंत अपनी दलील देती, और वो जो रत्ना मौसी है ना, वो भी आपकी ही उम्र की है और 4 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई है। माँ, तुम भी अस्पताल चलो, मुझे भी एक छोटा सा बच्चा ला दो। ये सुनकर उसकी माँ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, हे भगवान, मैं तो तुमसे हार गई हूँ। क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। हीना ने सिर खुजलाते हुए सोचा और फिर पूरे भरोसे से बोली, माँ, ऐसे ही तो मिलते हैं। मैंने रत्ना मौसी से पूछा था, उन्होंने कहा था अस्पताल जाओ, बच्चा मिल जाएगा। माँ, प्लीज अस्पताल चलो ना, मुझे बच्चा ला कर दो। कसम से मैं खुद ही संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को अपने घर नहीं लाऊंगी। उसकी माँ ने गहरी सांस लेते हुए गुस्से से कहा, ऐसा करती हूँ, तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे ले लेना। अरे मेरी क्या उम्र है अब बच्चा पैदा करने की? हीना पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और अपनी क्लास में भी मुश्किल से पास हो पाती थी, इसलिए आगे उसने साइंस नहीं बल्कि आर्ट्स चुनी। बड़ी मुश्किल से उसने 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके कमरे में ढेर सारे खिलौने थे, टेडी बियर, गुड़ियां और रंग बिरंगे खेल, जो उसके पिता हर बार दुबई से लौटते समय उसके लिए लाते थे। उसके पिता दुबई में काम करते थे और जब भी वहां से वापस आते उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाते, मगर हीना को खिलौनों से ज्यादा बच्चे अच्छे लगते थे। वह अपने खिलौने भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी और उनके साथ घंटों खेलती रहती थी। मोहल्ले में कहीं भी किसी के घर बच्चा पैदा होता, वह भागी भागी वहां पहुंच जाती। उस छोटे से मासूम को गोद में लेकर देर तक उसे निहारती रहती, उसके नन्हे नन्हे हाथों और मासूम चेहरे को बहुत गौर से देखती रहती थी। इन्हीं दिनों विक्रांत के ससुराल वालों ने साफ कह दिया था कि वे शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। शादी सिर्फ विक्रांत की तय थी, लेकिन जब विजय के पिता को पता चला कि हीना के पिता दुबई से आए हुए हैं,
तो वह उनसे मिलने अक्सर उनके घर जाने लगे। हर बार दुबई से लौटने पर उनकी मुलाकात होती थी और बातचीत लंबी होती चली जाती थी। इस बार उन्होंने हीना के पिता को कुछ ज्यादा ही परेशान देखा तो हाल चाल पूछ लिया। हीना के पिता ने भारी मन से कहा, अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। काम से थक कर लौटता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोचता हूँ पत्नी को साथ ले जाऊं, लेकिन बेटे की समस्या है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहां पत्नी को तो लाने की इजाजत है, लेकिन बच्चों को नहीं। मैं हीना को भी ले जाना चाहता हूँ, बस इसी चिंता में हूँ। ये सुनकर विजय के पिता ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम ऐसा करो, हीना की शादी मेरे बेटे विजय से कर दो। ये बात सुनते ही हीना के पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर भारी मन से बोले कि वह अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 17 साल की है। ऊपर से वह हमारी इकलौती बेटी है, उसमें अभी बहुत बचपना है और दुनिया की समझ भी उतनी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभा पाएगी। विजय के पिता ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी सिराखों पर बिठाकर रखूंगा। उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं ये रिश्ता इसलिए भी करना चाहता हूँ ताकि समाज के लोग मुंह बंद रखें और कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत तक ना कर सके। रही बात विजय की, तो उसे मैं खुद समझा दूंगा, वह हीना को कभी परेशान नहीं करेगा। उस समय विजय की उम्र 27 साल की थी। उसके मन में भी शादी को लेकर एक खालीपन था और एक साथी की चाह भी। जब उसके पिता ने उसे हीना की तस्वीर दिखाई तो वह एक पल के लिए उसी तस्वीर में खो गया। तस्वीर किसी शादी समारोह की थी जिसमें हीना ने सलीके से एक सुंदर सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और आंखों में एक अजीब सी मासूम चमक। वह कहीं से भी 17 साल की नहीं लग रही थी, बल्कि अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी और समझदार दिखाई दे रही थी। वही तस्वीर सीधे विजय के दिल में उतर गई। उसने बिना ज्यादा सोचे कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। विजय को यह भी पता था कि हीना के माता पिता जल्द ही दुबई जाने वाले हैं, इसलिए शादी में देर नहीं की जा सकती। उसी दिन विक्रांत के साथ उसकी भी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। विजय की मन ही मन ये बड़ी ख्वाहिश थी कि शादी से पहले एक बार हीना से मुलाकात हो जाए, उसे सामने से देख ले और 2-4 बातें कर ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उसने एक बार हिम्मत करके अपनी माँ से कहा भी कि वह लड़की से मिलना चाहता है, पर माँ ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात शादी पर ही ठीक रहेगी। बीच में बस 1 महीना तो है। अगर लोग ये सुनेंगे कि हमारे बेटे को चैन नहीं पड़ रहा और वह मंगेतर से मिलने को बेचैन है तो कितना बुरा लगेगा। माँ की इन बातों ने विजय को भीतर तक शर्मिंदा कर दिया और वह चुप रह गया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी इतनी नासमझ और लापरवाह होगी। शादी के दिन विदाई के समय हीना बहुत रोई। आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों में डर था, अनजान भविष्य का डर। और फिर आई शादी की पहली रात। जब विजय कमरे में दाखिल हुआ, उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि हीना बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन कमरे का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। हीना बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी। कभी वह बिस्तर के नीचे झुककर कुछ ढूंढती तो कभी अलमारी खोलकर उसे ध्यान से देखने लगती। विजय ने दरवाजा बंद किया और हैरानी के साथ उससे पूछा कि वह क्या ढूंढ रही है। हीना ने मासूमियत भरे स्वर में जवाब दिया कि वह अपना टेडी बियर ढूंढ रही है। माँ ने कहा था कि ससुराल में उसके कमरे में उसका टेडी बियर होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर विजय उसे बस हैरानी से देखता रह गया। वह लड़की इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। विजय ने थोड़ा हैरान होकर कहा, आज की रात तुम्हें टैडी का क्या करना है? ये सुनकर वह हल्की सी झुंझलाहट के साथ अपना सिर खुजलाने लगी और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं टैडी के बिना कभी नहीं सोती और ये कपड़े भी मुझे उतारने हैं, ये बहुत चुभ रहे हैं। उसकी बात सुनकर विजय और असमंजस में पड़ गया। उसने धीरे से कहा कि देखो, अभी तो मैंने तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं है, ना ही तुमसे ढंग से बातें की हैं। इस पर वह मासूमियत से बोली, कौन सी बातें करनी है? जब मुझे नींद आती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, मुझे बस सोना है। तुम मेरा टैडी लाकर दे दो ना। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वह सच में नींद से बेहाल है। उसकी पलकों में भारीपन था और आवाज में बच्चों जैसी जिद।
विजय को उसकी हरकतें बेहद अजीब लगी। शादी के बाद आमतौर पर लड़कियां थोड़ी शर्माती हैं, झिझकती हैं, घबराती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना उसके चेहरे पर शादी की पहली रात वाली झिझक थी, ना ही कोई संकोच या घबराहट। वह जैसे पूरी तरह अपने ही ख्यालों और आदतों में उलझी हुई थी। विजय के मन में अजीब सी बेचैनी भर गई। वह बिना कुछ कहे तुरंत कमरे से बाहर निकला। उसके माता पिता अभी भी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। विजय ने अपनी माँ के पास जाकर थोड़े परेशान स्वर में कहा, माँ, ये कैसी लड़की है? माँ ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? विजय ने कहा, अजीब अजीब बातें कर रही है, कहती है मुझे सोना है, टैडी चाहिए, टैडी के बिना नहीं सोऊंगी। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। विजय की बात सुनकर उसकी माँ हल्का सा हंस पड़ी और बोली, अरे इसमें अजीब क्या है? वह अपने माँ बाप की बहुत लाडली रही है, ऊपर से इकलौती बेटी है, कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है, इसलिए उसे खिलौनों से खेलने की आदत है। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा सब्र रखो और उसे समझने की कोशिश करो। आखिर वह उम्र में भी तो बहुत छोटी है, तुमसे पूरे 10 साल छोटी। ये सुनकर विजय के होश उड़ गए। वह घबराकर लगभग चीख ही पड़ा। क्या मतलब? वह बेचारा अनजाने में ही कितनी बड़ी उलझन में फंस गया था। इसका उसे अब एहसास हो रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, आपका मतलब है कि वह 16 या 17 साल की लड़की है? उसकी माँ ने सामान्य सा लहजा रखते हुए कहा, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही उसने मैट्रिक पास किया है। विजय ने हैरानी से कहा, लेकिन दिखने में तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। माँ ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, उम्र तो इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज्यादा है इसमें। ज्यादातर बच्चों के साथ ही खेलती कूदती रही है, उन्हीं के साथ उठना बैठना रहा है। दुनिया की समझ अभी पूरी तरह आई ही नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये सुनते ही विजय वही सोफे पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। उसने आज की रात को लेकर ना जाने क्या क्या सपने बुने थे, कैसी उम्मीदें पाल ली थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। उसके सामने जो लड़की थी वह बिल्कुल नासमझ, मासूम और हर बात से बेखबर लग रही थी। विजय की माँ उसके पास आकर बैठ गई और स्नेह से बोली, बेटा इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विजय ने भीतर दबा गुस्सा और उलझन निकालते हुए कहा, माँ, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगा? आप जानती हैं कि मुझे समझदार और मैच्योर लड़कियां पसंद है, और ये तो बिल्कुल लापरवाह सी लग रही है। कुछ देर बाद वह भारी कदमों से वापस कमरे में लौटा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि हीना अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। उसके बालों में कई पिन लगी हुई थी, जिन्हें वह घबराहट और झुंझलाहट में निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। उसने पहले कभी इतना भारी और सजा धजा सूट नहीं पहना था, इसलिए वह और ज्यादा उलझती जा रही थी। विजय ने उसे इस हालत में देखा तो उसकी आवाज अपने आप नरम हो गई। उसने कहा, रुको, मैं हटा देता हूँ। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर वह धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल के पास आया और सावधानी से हीना का दुपट्टा हटाने लगा। उस पल वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विजय का दिल बहकने लगा और मन में शैतानी सी हलचल मच गई, लेकिन हीना उसके इन जज्बातों से पूरी तरह अनजान थी। विजय ने दुपट्टा एक तरफ रख दिया और फिर उसके गहने उतारने लगा। जैसे जैसे वह उसके करीब आता गया, उसके लिए अपने दिल और भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल होता चला गया। गहने उतारने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और भावनाओं में बहकर उसने हीना की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। हीना को अचानक एक झटका सा लगा। वह घबरा गई और उसने तुरंत विजय के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। विजय इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह विजय को हैरानी और गुस्से से घूरकर देखने लगी और तेज आवाज में बोली, ये क्या बदतमीजी है? विजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही हीना का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में ना डर था ना झिझक, बस नाराजगी थी। वह चिल्लाकर बोली, बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? रुको, मैं अभी मम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। ये कहते हुए वह बिना कुछ सोचे समझे तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, जैसे अभी बाहर जाकर सबको बता देगी। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर जा पाती, विजय ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और मजबूरी, तीनों भाव एक साथ थे। उसने सख्त लेकिन दबे हुए स्वर में कहा,
ये बातें मम्मी को नहीं बताते। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। विजय को लगा कि शायद हिना पति पत्नी के रिश्ते की नाजुकता, उसके मायने और जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं समझती। उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर वह उसे शांति से समझा देगा, धीरे धीरे बात करेगा, तो शायद वह सब समझ जाएगी। लेकिन हीना ने उसकी बात सुनने की जगह झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और चिढ़ते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मुझे अभी और इसी वक्त मेरा टैडी ला कर दो। उसकी आवाज में बच्चों जैसी जिद थी और आंखों में नींद की थकान। उस पल विजय को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक एक करके टूट रही हों। उसका मन किया कि वह उस लड़की का सर पकड़कर अपने ही सर में दे मारे। हीना की मासूम लेकिन बचकानी हरकतों ने उसकी पूरी रात बर्बाद कर दी थी। वह थका हुआ, उलझा हुआ और भीतर ही भीतर गुस्से से भरा हुआ था। आखिरकार रात के लगभग 1 बजे वह चुपचाप घर से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और सड़कों पर एक ऐसी गिफ्ट की दुकान ढूंढने लगा जो खुली हो। शहर लगभग सो चुका था, सड़कें सुनसान थी और उसका मन और भी भारी होता जा रहा था। एक दो दुकानें जो बंद होने ही वाली थी, उनमें से एक पर उसने जल्दी जल्दी जाकर एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और बिना कुछ सोचे वापस घर लौट आया। टेडी देखते ही हीना के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने उसे झट से अपने सीने से लगा लिया और कुछ ही पलों में बच्चों की तरह उससे लिपट कर सो गई। विजय उसे देर तक यूं ही देखता रह गया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन और दिल में अजीब सी कसक थी। अगले दिन रिसेप्शन का दिन था, लेकिन हालात जरा भी बेहतर नहीं थे। हीना उस भारी ड्रेस में बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और विजय का मूड पहले से ही खराब था। एक तो उसकी बीवी बेहद खूबसूरत थी, लोग उसकी तारीफें कर रहे थे, लेकिन उसे विजय के जज्बातों, उसकी उम्मीदों और मन की हालत का जरा सा भी एहसास नहीं था। कमरे में आते ही उसने झुंझलाकर कहा, जल्दी से मेरा दुपट्टा और गहने उतारो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। विजय बस उसे देखता रह गया। आज वह पहले ही गुस्से और तनाव में था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। वह रूखे स्वर में बोला, अपने काम खुद करो, तुम्हें मेरे जज्बातों का कौन सा एहसास है? कल की पूरी रात तुम अकेले ही सोती रही, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती जितनी तुम हो। गुस्से में कही गई ये बात हीना के दिल को सीधे चुभ गई। उसकी आंखें भर आई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद अपना दुपट्टा उतारा, फिर एक एक करके गहने उतारे और चिढ़कर उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया। विजय ने उसे और सख्त लहजे में कहा, इन्हें उठाओ और ठीक से समेटकर लॉकर के अंदर रखो और लॉक लगाओ। ये सुनते ही हीना का सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, देख लेना। फिर रोते हुए उसने कहा, मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा दुल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और हीना के पास चला गया। वह भी क्या करता, अपने जज्बातों के हाथों मजबूर था। उसने उसके आंसू पोंछे और नरमी से कहा, अच्छा नहीं डांटता। इसके बाद विजय ने खुद ही उसके गहने समेटे, उन्हें बॉक्स में रखा और लॉकर में बंद कर दिया। तब तक हीना अलमारी से आरामदायक कपड़े निकाल चुकी थी और वॉशरूम चली गई। ढीली ढाली शर्ट और ढीले ट्राउजर पहनकर उसे कुछ सुकून मिला। हाथ मुंह धोने के बाद वह वॉशरूम से बाहर आई, 2 चोटियां बनाई, अपना टैडी पकड़ा और बिस्तर पर लेट गई। विजय उसे देखकर बस देखता ही रह गया। उसकी तो नींद ही जैसे उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हीना इतनी आसानी से कैसे सो सकती है। वह उसके पास आया और बोला, थोड़ी देर बातें कर लें। लेकिन हीना जम्हाई लेते हुए बोली, नहीं, मुझे नींद आ रही है, कल बातें कर लेंगे ना। मम्मी मुझे रोज 10 बजे सुला देती थी, अब तो 1 बज रहा है। वह सच में नींद से बेहाल हो रही थी। उसकी नींद से भरी आंखें विजय का चैन चुरा रही थी। जब उससे और रहा नहीं गया तो उसने तकिया ठीक किया और वह भी बिस्तर पर लेट गया। हीना को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। रात में जब वह गहरी नींद में सो गई तो विजय ने धीरे से उसका टैडी एक तरफ कर दिया। उसकी खूबसूरती देखकर उसके दिल में बहुत कुछ उमड़ने लगा। वह कब तक अपने जज्बातों पर काबू रख पाता। इसी बेचैनी में उसने उसके तकिए के पास अपना सिर रखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन जैसे ही हीना को किसी की बाहों में खुद को कैद महसूस हुआ, उसकी आंख खुल गई।
तब तक वह अपने चेहरे पर विजय की गर्म सांसें महसूस कर चुकी थी। उसने तुरंत विजय के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया और सख्त स्वर में कहा, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? विजय ने भर्राई आवाज में कहा, प्लीज हिना, मुझे अपने करीब आने दो ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो हक है कि मैं तुमसे सुकून हासिल कर सकूं। मेरी मजबूरी समझो प्लीज। वह लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था। जैसे ही उसने अपने सुलगते होठ हिना के नरम मुलायम होठों पर रखे, वह मचल कर रह गई। इससे पहले कि वह प्यार का पहला स्पर्श उसके होठों पर रखता, हिना बुरी तरह से कांप गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए। विजय ने एक ठंडी आह भरी और कहा, हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करती। कम ऑन, हाथ उठाओ। लेकिन वह अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे ना में सिर हिलाने लगी। विजय ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हिना आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनते ही विजय तुरंत पीछे हट गया। हिना लगातार रोते हुए कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। अब वह सबको क्या जवाब देगा कि हिना इस तरह पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है, वो भी रात के इस वक्त। बाहर विजय की माँ की आवाज थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? दरवाजा खोला। हिना ने झट से विजय को खुद से पीछे किया, जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। तब तक विजय भी बिस्तर से उतरकर खड़ा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत को कैसे संभाले। हिना ने कमरे की लाइट जला दी और रोते हुए विजय की माँ के गले लग गई। वह सिसकते हुए बोली, ये जो मेरा दुल्हा है ना, ये बहुत गंदी हरकतें करता है। ये सुनकर विजय की माँ की नजरें झुक गई और विजय इतना शर्मिंदा हो गया कि उसका मन किया जमीन में गड़ जाए। उसकी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ? हिना रोते रोते बोलने लगी, ये मेरे साथ। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, विजय तुरंत अपनी माँ के पास आया और बोला, कुछ नहीं हुआ मम्मी, ऐसा करो आप इसे अपने कमरे में सुला लो, इसे थोड़ी समझ दो। अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले हो तो मैं सच में इस शादी से मना कर देता। ये लड़की बहुत ही बेवकूफ किस्म की है। ये कहकर वह अपना तकिया उठाकर कमरे से बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। वह भीतर ही भीतर अपना दिल जलाता रहा। दूसरी तरफ हिना लगातार रो रही थी। विजय की माँ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने समझाते हुए कहा कि वह तुम्हारा पति है, अगर वह तुम्हारे पास आता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हिना रोते हुए बोली, नहीं, वह बहुत गंदा है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें सुनने के मूड में वह बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। अच्छा अब चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो? हिना सिसकते हुए बोली, उसने मेरा टैडी भी पीछे फेंक दिया। ये कहते हुए उसने अपना टैडी उठाया और कसकर गले से लगा लिया। फिर उसने डरी डरी आवाज में पूछा, मैं सो जाऊं? उसकी सास ने कहा, हाँ लेट जाओ। हिना ने फिर पूछा, आपका बेटा तो कमरे में नहीं आएगा ना? मुझे उससे डर लगता है। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया, नहीं आएगा, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। ये सुनकर हिना को थोड़ी राहत मिली और वह दोबारा बिस्तर पर जाकर सो गई। विजय की माँ भी अपने कमरे में चली गई। सुबह नाश्ते के समय जब विजय दूसरे कमरे से बाहर आया तो रंजना और विक्रांत दोनों उसे देख रहे थे। विक्रांत ने मुस्कुराकर उसे छेड़ा, क्या बात है दूल्हे राजा, ये अलग कमरे वाला सीन क्या है? विजय पहले से ही गुस्से में था। उसने रूखे स्वर में कहा, जब किस्मत खराब होती है ना तो आदमी को दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है। ये कहते हुए वह टेबल पर बैठ गया। विजय की माँ ने नाश्ता परोस दिया और बोली, विजय चुपचाप नाश्ता करो। वह चुपचाप बैठ गया, लेकिन अपनी माँ को शिकायत भरी नजरों से देखता रहा। कुछ देर बाद सलवार सूट पहने हिना भी कमरे से बाहर आ गई। वह जाकर विजय की माँ के पास बैठ गई। ये देखकर रंजना बोली, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? अपने पति के पास बैठो और उन्हें नाश्ता दो, बेचारे अकेले ही नाश्ता कर रहे हैं। रंजना खुद भी नाश्ता कर रही थी और विक्रांत को भी खिला रही थी। ये सुनकर हिना तुरंत बोली, मुझे इसके पास नहीं बैठना, ये बहुत गंदा है। विजय की तो ब्रेड गले में ही अटक गई। उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये रात वाली बात सबके सामने ना कह दे।
तभी विजय के पिता भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। विजय की मां ने हीना के कान में धीरे से कहा, बेटा चुपचाप नाश्ता करो, ऐसी बातें किसी से नहीं कहती, और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं। खबरदार जो तुमने किसी से कुछ भी कहा। हीना के माथे पर बल पड़ गए। उसने बिना कुछ बोले अपनी प्लेट में आमलेट लिया और ब्रेड के साथ चुपचाप खाने लगी। नाश्ता करने के बाद हीना घर के लॉन में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वह जल्दी जल्दी गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। तभी विजय बाहर आया और पूछा, ये क्या कर रही हो? हीना ने जवाब दिया, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साफ सुथरे चेहरे पर झलकती मासूमियत देखकर विजय का गुस्सा फिर से कुछ कम हो गया। उसने कहा कि लाओ एक गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूं। लेकिन हीना तुरंत पीछे हट गई और बोली, जी नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। विजय का चेहरा सख्त हो गया। वह बोला, अच्छा कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा ना उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत अजमाओ। ये कहकर वह गुस्से में अपने दोस्तों के पास चला गया। हीना ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदान में सजा दिए। शाम को जब विजय दोस्तों से मिलकर वापस आया तो उसने देखा कि हीना कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। आसपास बड़े बड़े बंगले थे, लेकिन अक्सर शाम के वक्त लड़के लड़कियां बाहर निकल आते थे। कोई बैडमिंटन खेलता, कोई क्रिकेट। हीना भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बनकर खेल रही थी। उसे इस हालत में देखकर विजय को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे गाड़ी से घर तक छोड़ने आए थे। वह इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि अचानक गेंद उसके दोस्त की गाड़ी के बोनट पर जा लगी। उसका दोस्त झुंझलाकर बोला, ये कौन बदतमीज है? लेकिन जैसे ही विजय की नजर सामने पड़ी उसके होश उड़ गए। उसके दोस्त तो उसकी बीवी से मिलने आ रहे थे और भाभी जी गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। विजय का एक दोस्त हंसते हुए बोला, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। विजय शर्म के मारे नजरें तक नहीं उठा पा रहा था। वह गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। दोस्त बोले, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी बीवी के हाथ की चाय पिलाओगे। हम भाभी के हाथ की चाय पिए बिना थोड़े ही जाएंगे। विजय ने झट से बहाना बनाया और कहा, अभी जाओ यहां से, फिर कभी पिला दूंगा। शायद वह मायके गई है। विजय की शादी भी इतनी हड़बड़ी में हुई थी कि विजय अपने दोस्तों को ठीक से बुला भी नहीं पाया था, और जिस हालत में उसके दोस्तों ने उसकी बीवी को देखा उससे वह अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गया था। इससे पहले कि उसके दोस्त वापिस जाते हीना की नजर उन पर पड़ गई। वह विजय को देखकर बोली और फिर पास खड़े एक बच्चे से कहा, ठहरो, अभी मैं अपने पति को बताती हूँ कि तुम कितने बड़े चीटर हो। मैं आउट भी नहीं हुई थी और तुमने मुझे आउट कहना शुरू कर दिया। चलो आओ मेरे साथ। ये कहते हुए वह एक करीब 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर विजय के पास ले आई और बोली, देखो विजय, ये कितना चीटर है। मैं आउट नहीं हुई थी, फिर भी कह रहा था कि मैं आउट हो गई हूँ। बॉल विकेट पर लगी भी नहीं थी, मैंने खुद देखा था। विजय का एक दोस्त जो जाने के लिए गाड़ी पीछे कर ही रहा था, ये सुनते ही झटके से गाड़ी रोक देता है। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर विजय के पास आ जाता है। विजय हीना से झुंझलाकर कहता है, तुम अंदर जाओ। हीना तुरंत पलटकर बोलती है, ऐसे कैसे अंदर जाऊं? मैं पहले अपनी गेम पूरी खेलूंगी। विजय ने फिर कहा, हीना अंदर जाओ। तभी उसका दोस्त उसके बिल्कुल पास आ चुका था। उसने हैरानी से पूछा, ये लड़की कौन है? हीना तुरंत बोली, मैं तो इसकी बीवी हूँ, ये मेरा पति है। आपकी तारीफ। ये सुनकर दोस्त ने उसे सिर से पैर तक देखा और कहा, विजय, ये तुम्हारी बीवी है? तुम तो कह रहे थे कि बहुत डिसेंट है। पहली ही मुलाकात में हीना विजय की सारी पोल खोल चुकी थी। विजय तो जैसे शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। उसने दोस्तों के सामने हीना की इतनी तारीफें की थी सिर्फ इसीलिए कि उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे, क्योंकि दोस्तों में वही सबसे ज्यादा नखरे दिखाता था। कहता था कि उसे कोई भी आम लड़की पसंद नहीं आती, वह तो सिर्फ एक समझदार और सुलझी हुई लड़की से ही शादी करेगा। लेकिन हीना तो बिल्कुल उसकी सोच के उलट निकली। दोस्त ने कंधे उचकाए और बिना कुछ कहे वापिस चला गया। गुस्से में विजय ने हीना का हाथ पकड़ा, उसके हाथ में बैट छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उसे घसीटते हुए अपने बंगले के अंदर ले आया।
घर वाले बिल्कुल बेखबर थे कि वह बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, लाउंज में रंजना सलीके से साफ सुथरे कपड़े पहने, मेकअप किए, अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी रही थी। विक्रांत शायद किसी से मिलने गया हुआ था। रंजना को इस तरह सलीके से बैठा देख विजय और भी ज्यादा झुंझला गया। उसने अपनी माँ के पास जाकर हिना का हाथ छोड़ा और गुस्से में पूछा, ये बाहर क्या कर रही थी? किससे पूछकर गई थी मम्मी? क्या आपने इसे बाहर जाने की इजाजत दी थी? वह गुस्से में सवाल कर रहा था। विजय की माँ उसका हुलिया देखकर हैरान रह गई। उसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और हाथों पर भी मिट्टी लगी थी। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा कहाँ से आ रही हो? जवाब में विजय ने कहा, मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। फिर वह गुस्से में आगे बोला, आपको पता है मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मम्मी, आप सोच भी नहीं सकती, अगर इसकी यही हरकतें रही तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। हिना तुरंत बोली, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। आप मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दो। जब देखो डांटते ही रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो। मुझे इसके साथ नहीं रहना। विजय की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। फिर समझाते हुए बोली, देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो चुकी है। हीना ने मासूमियत से कहा, तो क्या हो गया, शादी ही तो हुई है। सास ने कहा, शादी के बाद लड़कियां ऐसे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती। तुम अब बड़ी हो गई हो। हीना बोली, हाँ, लेकिन मैं तो अपने घर में भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती थी। क्रिकेट खेलना कोई गुनाह थोड़ी है। विजय की माँ के समझाने के बाद भी हीना पर कोई खास असर नहीं हुआ। एक दिन वह बाहर गली में खड़ी थी, तभी सामने वाले बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने एक छोटे से लगभग 8 या 9 महीने के बच्चे को गोद में उठा रखा था। उस बच्चे को देखते ही हीना तुरंत उनके पास चली गई और बोली, लाओ, इसे मुझे दे दो। बच्चे ने उसे गोद में थमा दिया। ये वही लड़का था जिसके साथ हीना क्रिकेट खेलती थी। वह बोला, दीदी आप इसे पकड़ कर रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहकर वह अंदर चला गया। हिना काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब वह उस छोटे बच्चे को अपने घर ले आई और लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। हिना उस बच्चे में इतनी खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है। उसके बड़े भाई को भी ये नहीं पता था कि हिना का घर कौन सा है। वह बस यही कह रहा था कि यहाँ एक दीदी खड़ी थी, मैंने उन्हीं को बच्चा पकड़ा दिया था। आखिरकार चौकीदार ने पहचान लिया और कहा, आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तभी विजय की माँ भी लोन में आ चुकी थी और नौकरानी से वही चाय लाने को कह रही थी। हिना की गोद में उस छोटे से बच्चे को देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा ये कौन है? उसी समय उस बच्चे की माँ वहां पहुंच गई। घबराई हुई आवाज में वह कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा पकड़ रखा है और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसकी नजरों से ओझल हो जाता है? उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। हिना चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही ना हो। खैर, विजय की माँ को इस पूरी स्थिति पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। रंजना ने भी हिना को अजीब सी नजरों से देखा, मानो उसके व्यवहार को समझ ही ना पा रही हो। वह औरत अपने बच्चे को कसकर सीने से लगाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही विजय की माँ ने भारी मन से कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चुराती हो? हीना ने बस इतना ही कहा, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा मन करता है कि मैं उन्हें अपने पास रखूं। उनके साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। समय यूं ही बीतता चला गया। विजय ने हिना के साथ अपनी दूरियां खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह उसके करीब जाने की कोशिश करता, हिना या तो रोने लगती या जोर जोर से चीखने लगती। परेशान होकर विजय को पीछे हटना पड़ता। लेकिन जब रंजना प्रेग्नेंट हुई तो विजय के मन में एक अजीब सी कसक उठी। उसे लगा कि अगर हिना ने उसका साथ दिया होता तो शायद वह भी पिता बनने की खुशी महसूस कर पाता। विक्रांत ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थी। वह बेहद खुश था और रंजना का बहुत ध्यान रख रहा था। रंजना भी अपने आने वाले बच्चे को लेकर इतरा रही थी। इन सबके बीच विजय ने खुद को काम में डुबो लिया था। अब वह हिना से ज्यादा बातें नहीं करता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता।
मानो दुनिया से कट जाना चाहता हो। जब रंजना को बेटा हुआ तो हीना की खुशी देखने लायक थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे कोई खिलौना दे दिया हो। अब वह उसी के साथ खेलेगी, उसी से बातें करेगी। लेकिन जैसे ही रंजना घर आई और हीना ने उसके बेटे को गोद में लिया, रंजना झुंझला गई। उसने कड़े शब्दों में कहा, रखो, ये मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे। तुम गिरा दोगी, तुम्हें अकल तो है नहीं, हर चीज को अपना टैडी और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। रंजना ने उसे बहुत बुरे तरीके से डांटा था। इसी वजह से हीना रोती हुई विजय के पास चली आई। उस समय विजय लैपटॉप में व्यस्त था। कांपती आवाज में हीना ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। ये सुनते ही विजय का 1 साल का सब्र टूट गया। आज तो खुद हीना ने बच्चे की इच्छा जताई थी। पिछले 1 साल में वह समझ चुका था कि हीना को बच्चों की कितनी गहरी चाहत है। जहां भी वह किसी बच्चे को देखती है, पागलों की तरह उसे गोद में लेने के लिए लपक पड़ती। कई बार विजय उसे मॉल ले जाता और जैसे ही वहां कोई छोटा बच्चा दिखता, वह अपनी खरीदारी छोड़कर उस बच्चे की मां के पास पहुंच जाती और कहती, ये कितना प्यारा है, क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए गोद में ले सकती हूँ? विजय हंसकर पूछता, तुम्हें बच्चों को देखकर क्या हो जाता है? हीना जवाब देती, आप नहीं समझेंगे, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उस दिन विजय ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने उसके कोमल होठों को अपने काबू में लेकर उसकी चीखों को दबा दिया। पूरी रात वह अपनी मनमानी करता रहा। जब हीना रोती तो उसके आंसू बहते तो वह कहता, बच्चा चाहिए ना, मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूँ। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों से बातें करता, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। आंखें तुम्हारी होंगी, छोटे छोटे हाथ, नन्ही सी आंखें और मासूम सा वजूद। उसकी बातें सुनकर हीना की आंखों के सामने एक बच्चे की तस्वीर उभरने लगती। लेकिन जब विजय की शिद्दत उसे सहनी पड़ती तो वह भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाती। कभी वह उससे पीछे धकेलने की कोशिश करती तो वह उसका हाथ पकड़कर रोक लेता। कभी उसके आंसू अपने होठों से पोंछ देता तो कभी उसके विरोध को अपने होठों से ही चुप करवा देता। आज वह 1 साल बाद बड़े सुकून भरी नींद से सो रहा था। लेकिन हीना पूरी तरह से टूट चुकी थी और बेहद परेशान थी। पहली बार वह ऐसे रिश्ते से परिचित हुई थी और पहली बार उसने इस तरह की तकलीफ को सहा था। अगर उसके मन में बच्चे की चाहत ना होती तो शायद वह आज उसे अपने करीब आने ही ना देती। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बच्चा पाने के लिए इतनी गहरी और असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उससे तो अभी ये तकलीफ ही बहुत ज्यादा लग रही थी। आने वाले समय में जो और दर्द उसका इंतजार कर रहे थे, उनसे वह पूरी तरह अनजान थी। थकान और बेचैनी से उसका शरीर टूट चुका था, इसलिए नींद से बेहाल होकर वह करवट बदलकर सो गई। सुबह सबसे पहले विजय की आंख खुली और अपने बगल में हीना को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हीना के मुरझाए चेहरे पर पड़ी, उससे पूरी रात की घटना याद आ गई। उसके भीतर हीना के लिए फिर से प्यार उमड़ आया। उसका बिखरा हुआ अस्तित्व भी उसे अच्छा लगने लगा। जब विजय ने उसके माथे पर किस किया तो हीना हड़बड़ाकर उठ बैठी और उसे अपने पास देखकर तुरंत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। विजय ने पूछा, क्या हुआ? तो वह रूठे लहजे में बोली, हाथ मत लगाना। विजय ने समझाते हुए कहा कि जो कुछ उनके बीच हुआ है वह पति पत्नी के बीच होता है। उसने उसके साथ कुछ अलग नहीं किया और उसे सख्त हिदायत दी कि मम्मी, रंजना भाभी या किसी और से इस बारे में कुछ ना कहना, क्योंकि ऐसी बातें किसी से नहीं की जाती। हीना हैरानी से उसे देखती रही और बोली, क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या विक्रांत भैया ने भी रंजना भाभी के साथ ऐसा ही किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा। आप भी और आपके भाई भी कितने बुरे हैं। उसकी बचकानी बातों पर विजय बस मुस्कुरा सका और बोला, सब ऐसे ही करते हैं और इसके बाद ही बच्चा आता है। ये सुनकर हीना के दिल में डर बैठ गया। विजय उठकर बैठ गया और अपने ऑफिस के कपड़े खुद निकालने लगा, जबकि हीना की कमर में सचमुच बहुत दर्द था। नहाकर तैयार होने के बाद विजय कमरे से बाहर चला गया। हीना के लिए सब कुछ बिल्कुल नया और अलग था। फिर भी वह उठी, नहाई और कपड़े बदले कमरे से बाहर आई।
और उसकी सास नौकरानी से नाश्ते की बात कर रही थी और उन्होंने हीना से कहा कि बेटा नाश्ता कर लो। हीना ने चुपचाप नाश्ता किया। सामने रंजना अपने बेटे को गोद में लिए उससे बातें कर रही थी। हीना धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गई, जिससे रंजना के माथे पर हल्की शिकन पड़ गई। हीना ने कहा कि वह बच्चे को नहीं गिराएगी और बस बैठे बैठे 2 मिनट के लिए उसे पकड़ना चाहती है। उसे पता है कि रंजना ने बहुत तकलीफें सहकर बच्चे को पाया है और इसीलिए वह डरती है कि कहीं बच्चा गिर न जाए। रंजना बोली कि हीना लापरवाह है और उसे नहीं पता कि औलाद कितनी कीमती होती है और औरत कितनी तकलीफें झेलकर इसे पाती है। हीना ने कहा कि वह ये सब जान गई है और बहुत आराम से बच्चे को पकड़ेगी, सोफे से उठेगी भी नहीं। तब रंजना ने बहुत सावधानी से अपना बेटा उसकी गोद में दिया। बच्चे के छोटे छोटे हाथ, उसकी आंखें और उसकी मासूम हरकतें देखकर हीना अपनी सारी तकलीफें जैसे भूल ही गई। वह उसका हाथ चूमने लगी और बोली कि वह कितना नरम है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। रंजना ने कहा कि बच्चे ऐसे ही नाजुक होते हैं। हीना ने कहा कि रात को बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो रंजना बोली कि वह पूरी रात सोने नहीं देता और जागता रहता है। हीना ने मासूमियत से कहा कि फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप पूरी रात इसे लेकर बैठी रहती होंगी। तो रंजना बोली कि उसकी आंखें नींद से बंद हो जाती हैं और वह रात को विक्रांत को बच्चा पकड़ा देती है कि अपना बच्चा संभालो, मुझे सोने दो। अब रंजना का लहजा काफी हद तक नरम हो चुका था और कुछ देर बाद ही हीना ने बच्चे को बहुत संभल कर वापस उसकी गोद में दे दिया। रात को जब विजय घर आया तो उसने देखते ही कहा, तुम इस सादे से हुलिये में क्या कर रही हो? जाओ तैयार होकर आओ। ये सुनते ही हीना का दिल ऐसे बैठ गया जैसे किसी ने उसे मुट्ठी में मसल दिया हो। डरती हुई आवाज में वह बोली, नहीं प्लीज, आज नहीं। उसे इतना घबराया हुआ देखकर विजय ने तुरंत लहजा बदला और कहा, अरे मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, होटल में खाना खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वह असल में हीना का डर दूर करना चाहता था। हीना धीरे धीरे तैयार हो गई। विजय उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। मेन्यू कार्ड भी उसी के हाथ में थमाया और बोला, तुम ऑर्डर करो। उसने सारा खाना हीना की पसंद का ही मंगवाया। उसके बाद वह उसे एक सुनार की दुकान पर ले गया। प्यार भरे लहजे में बोला, जो पसंद आए ले लो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। हीना ने बस इतना कहा, मुझे तो बस बच्चा चाहिए। विजय ने अपनी पसंद से एक ब्रेसलेट खरीदा, उसे हीना की कलाई में पहनाया और बोला, वह भी बहुत जल्द आ जाएगा। उस रात विजय ने हीना से कुछ नहीं कहा और ना ही उसके करीब गया, मगर अब वह धीरे धीरे उसे अपने पास रखने लगा था। जब भी कमरे में आता उसे अपने साथ सुला लेता। अगर लैपटॉप पर काम करता तो उसे सोफे पर अपने पास बिठा लेता, हाथ फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता और उसका सर अपने कंधे पर टिका लेता। हीना धीरे धीरे उसके स्पर्श में परिचित हो रही थी, लेकिन फिर भी जब वह बहुत पास आता तो वह घबरा जाती। 1 महीने बाद हीना की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगातार उल्टियां हो रही थी। विजय की माँ उसे अस्पताल लेकर गई। जब डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है तो हीना खुशी से भर उठी। विजय की माँ ने उसका भी वैसा ही ख्याल रखा जैसा उन्होंने रंजना का रखा था, मगर हीना इन बातों से अनजान थी। कुछ दिन बाद वह विजय से पूछती, हमारा बच्चा दुनिया में कब आएगा? विजय हंसकर कहता, बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। वह मासूमियत से कहती, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ वह मेरे जैसा होगा या आपके जैसा? विजय कहता, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और थोड़ा सा बेवकूफ। वह झट से कहती, मैं बेवकूफ नहीं हूं, और विजय हंसने लगता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका पेट निकलने लगा। उसे अपना शरीर अजीब लगने लगा, पैरों में सूजन आने लगी। रात को टांगों में बहुत दर्द होता। वह रोने लगती। विजय उठकर बैठ जाता और पूछता, क्या हुआ तुम्हें? वो कहती, पैरों में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब विजय उसकी टांगे दबाने लगता। उसकी खुद की आंखें नींद से भरी होती, फिर भी वह उसके पैर दबाता रहता और कहता, तुम सो जाओ। धीरे धीरे हीना के दिल में भी विजय के लिए प्यार जागने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था और अपनी नींद की भी परवाह नहीं करता था। सिर्फ हीना ही नहीं, विजय की जिंदगी भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगी थी। जब 7वां महीना शुरू हुआ तो विजय ने बच्चे की सारी खरीदारी करवाई। हीना जिन कपड़ों पर हाथ रखती वह बिना सोचे खरीद लेता।
जिन खिलौनों को वह देखती वह खिलौने भी ले लेता। लेकिन 9 महीने पूरे होते होते हीना की हालत बदल चुकी थी। उसे अपना आप बहुत अजीब लगने लगा था। करवट लेना तक मुश्किल हो गया था। अब उसे समझ आने लगा था कि बच्चा क्या होता है। बच्चा सिर्फ अस्पताल जाकर नहीं मिल जाया करता। औलाद की नियामत क्या होती है शायद औरत को तभी पता चलता है जब वह इन सब पड़ावों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से प्यार हो जाता है, क्योंकि वह उसकी हर हरकत को अपने शरीर में महसूस करती है। और इन्हीं सभी पड़ावों से हिना गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की कुर्बानियां शुरू हो जाती हैं। उसे वही खाना पड़ता है जिसकी बच्चे को इच्छा होती है, चाहे वह कितनी ही थकी हुई क्यों ना हो। नींद से भरी आंखों के बावजूद बच्चे की हर हरकत पर उसे उठना पड़ता है। 9 महीने पूरे होने के बाद जब प्रसव का दर्द उठा तो हीना को लगा जैसे अब वह मर ही जाएगी। दर्द की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी सांसें तक थमती हुई महसूस होने लगी। उधर विजय की भी हालत खराब हो चुकी थी। हीना की दर्द भरी चीखें सुनकर वह पूरी तरह घबरा गया था। वह जल्दी से अपनी माँ को कमरे में लेकर आया। विजय की माँ और रंजना दोनों ने हीना को सहारा दिया। किसी तरह उसे गाड़ी तक लेकर गए। विजय की माँ पिछली सीट पर हीना के पास बैठ गई। गाड़ी चलाते समय विजय बार बार उसका हाथ थाम लेता और कहता, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हीना दर्द से करहाते हुए बार बार यही कह रही थी कि नहीं, मैं मर जाऊंगी। आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज मैं मर जाऊंगी। विजय की माँ उसे ढांढस बंधाते हुए कहती, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। दर्द के हर झटके के साथ हीना विजय का हाथ और जोर से पकड़ लेती थी। अपने असहनीय दर्द को सहने के लिए उसने विजय के हाथ का सहारा बना लिया था। विजय चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरा हाथ हीना के हाथ में कसकर थामे हुए था। अस्पताल पहुंचते ही उसने तुरंत हीना को व्हीलचेयर पर बिठाया और लेबर रूम की तरफ भेज दिया। बाहर खड़ा विजय बेचैनी से टहलने लगा। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वह अपने बच्चे और हीना की सलामती के लिए बार बार दुआ मांग रहा था। लेकिन जब कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर उदासी देखी तो विजय की जैसी जान ही निकल गई। वह घबराकर उनके पास पहुंचा और कांपती आवाज में पूछा, मेरी बीवी और बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, आपको बेटा हुआ है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही विजय की धड़कनें और तेज हो गई। उसने तुरंत पूछा, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? डॉक्टर बोले, ऑपरेशन के दौरान वह बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया। आमतौर पर औरतें होश में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा समय लग रहा है। तभी नर्स एक छोटा सा बच्चा लेकर आई और विजय की गोद में दे दिया। बच्चे को देखते ही विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि हीना को बच्चों का कितना शौक था। कितनी बेसब्री से वह अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी और अब वह खुद होश में नहीं थी। वह भीतर से टूट चुका था। उसने बच्चे को प्यार से सीने से लगाया और फिर अपनी माँ की गोद में दे दिया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज अब कुछ भी करके हिना को होश में लेकर आइए। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि कहीं वह कोमा में ना चली जाए। पूरी रात यूं ही निकल गई और सुबह हो गई। बच्चे को विजय की मां ने ही दूध पिलाया। विक्रांत भी अस्पताल आ चुका था। विजय के पिताजी भी पहुंच गए थे। सबकी निगाहें एक ही तरफ थी, सबकी चिंता एक ही थी, क्योंकि हीना को अब तक होश नहीं आया था। उसे एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा, हमें लगता है कि ये कोमा में जा चुकी है। हमें नहीं पता कि इसे होश कब आएगा। ये सुनते ही जैसे विजय का हौसला पूरी तरह से टूट गया। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसने हीना का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कांपती आवाज में बोला, हीना प्लीज आंखें खोलो। देखो भगवान ने तुम्हें कितना प्यारा सा बच्चा दिया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उठो ना यार, ऐसा नहीं करते, प्लीज हीना आंखें खोलो। देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। विजय की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी। बच्चा सच में जोर जोर से रो रहा था। विजय की मां की गोद में होने के बावजूद वह चुप नहीं हो रहा था, लेकिन हीना ऐसी गहरी नींद में थी कि बस उसकी सांसें चल रही थी। आंखें खुलने का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। विजय के माता पिता विक्रांत और रंजना सब घर लौट गए।
बच्चे को भी उसकी दादी अपने साथ ले गई, लेकिन विजय वहीं अस्पताल में बैठा रहा। एक हफ्ते के भीतर ही विजय की भी हालत बहुत खराब हो गई। दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह बार बार उसके पास बैठता, उसका हाथ पकड़ता और उसे जगाने की कोशिश करता। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कल तक उसे अजीब और बोझ लगती थी, आज वही उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहां तक कि उसका अपना बच्चा भी अब उसे खुश नहीं कर पा रहा था। जब एक महीना इसी तरह बीत गया तो डॉक्टर भी निराश हो चुके थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि इसे अब होश आएगा। अगर आप इजाजत दें तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे सकते हैं। आप अपनी बीवी को इस हालत में क्यों तकलीफ में रखना चाहते हैं? ये सुनते ही विजय भड़क उठा। उसने कहा कि नहीं, ये खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब ये जिंदा है। मैं अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। मैं आपका बिल भर रहा हूं, अपना सब कुछ उस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है इसे होश आएगा। उधर बच्चा अपनी दादी का आदी हो चुका था। वह दादी की गोद में ही माँ की ममता तलाश करता था। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन हीना को होश नहीं आया। कभी कभी विजय अपने बेटे वीर को अपने साथ ले आता। वह बच्चे को हीना की तरफ इशारा करके कहता, ये तुम्हारी मम्मा है। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि जिस दिन बच्चा हीना को मम्मा कहेगा उस दिन वह जरूर जाग जाएगी। हीना को भले ही विजय से प्यार हो या ना हो, लेकिन बच्चे से उसका लगाव बहुत गहरा था। प्रेगनेंसी के दौरान भी वह विजय से बार बार कहती रहती, विजय मेरा बच्चा मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब वह दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं वह दिखने में कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसकी नाक कैसी होगी। और आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी आंखों को अपने बच्चे को देखने की इजाजत नहीं मिली थी। विजय बच्चे को हीना के पास लिटा देता। बच्चा अपनी माँ की कमीज खींचता और फिर जोर से रोने लगता। पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे के रोने की आवाज सुनकर हीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। मशीन पर उसकी हार्ट बीट अचानक तेज चलने लगी और ये देखकर विजय के भीतर एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने बच्चे को और रुलाया। बच्चा बार बार हीना की कमीज खींच रहा था, रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हीना की आंखों की पुतलियां हल्की सी हिली हों। यह देखकर विजय घबरा गया और तुरंत नर्स व डॉक्टर को बुला लिया। हीना के शरीर में आई उस मामूली सी हलचल को देखकर डॉक्टरों के चेहरे पर भी उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने कहा कि संभव है बच्चा ही अपनी माँ को होश में ले आए, इसलिए रोज बच्चे को लेकर आइए, उसे माँ के पास लिटाइए। जब वह अपने बच्चे के स्पर्श को महसूस करेगी तो उसके रोने की आवाज सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और फिर सचमुच ऐसा ही हुआ। विजय रोज वीर को लेकर आता, कई बार जानबूझकर उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे जब वह रोने लगता तो विजय उसे हीना के पास लिटा देता। जब बच्चा रोता तो हीना के बेजान शरीर में जैसे जान लौटने लगती। एक दिन तो वह इतना जोर जोर से रोया कि हीना अचानक उठकर बैठ गई। ये देखकर विजय जैसे सन्न रह गया और डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसने तुरंत अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। डॉक्टरों का कहना था कि ये ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि कोमा के मरीज कई सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं और लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन शायद ये हीना का अपने बच्चे के लिए गहरा प्यार था जिसने उसे होश में ला दिया। वह बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे अभी अभी ऑपरेशन हुआ हो और कुछ घंटों में ही उसे होश आ गया हो। मगर जब उसे बताया गया कि वह पिछले 4 महीनों से बेहोश थी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह अपने बच्चे को बार बार चूमती रही और विजय उसे बस देखता रहा। कुछ ही दिनों में वह ठीक होकर घर आ गई और उसके बाद विजय उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह उसे अपने पास लगाकर सुलाता। उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं हीना उसे छोड़कर ना चली जाए। जब बेटा 3 साल का हुआ तो हीना ने ही मुस्कुराकर कहा, आपको नहीं लगता कि वीर का कोई भाई या बहन होना चाहिए? विजय ने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वह हैरान हुई और कारण पूछा तो विजय ने कहा, मेरा बहुत बुरा तजुर्बा रहा है। कसम से मुझे लगता था कि मेरी भी जान निकल जाएगी। इतना कहकर वह हीना को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा और बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस एक बच्चा ही काफी है। हीना ने समझाने की कोशिश की,
कि जरूरी नहीं जो पहले हुआ वही दोबारा हो। और समय के साथ जिंदगी आगे बढ़ती गई। शादी के 7 साल पूरे हुए और उनके 2 बच्चे हो गए। लेकिन आज भी जब जब विजय को वह समय याद आता है, वह हीना को अपनी बाहों में भर लेता है। वह हंसकर कहती, मुझे सोने दो, क्यों परेशान कर रहे हो। वह जवाब देता, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो। जब तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। हीना उसे चिढ़ाते हुए कहती, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हटिए पीछे। अगर वीर की आंख खुल गई तो क्या सोचेगा। वीर जो अब 5 साल का हो चुका था, जब भी अपने पिता के हाथ में अपनी माँ का हाथ देखता तो झट से माँ का हाथ विजय से छुड़ाकर अपने हाथ में पकड़ लेता और गुस्से से कहता, ये मेरी मम्मा है, पापा आप इन्हें हाथ मत लगाइए। मगर जब से अंश पैदा हुआ था, वीर की जगह बदल गई थी। अब वीर विजय के साथ सोता था, लेकिन जब दोनों बच्चे सो जाते तो विजय बच्चों को एक तरफ सुलाकर हीना को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी हीना परेशान हो जाती, मगर विजय की मनमानी के आगे वह खुद को बेबस पाती और उसके प्यार के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत अपने पति के प्यार के सामने कहीं ना कहीं बेबस हो ही जाती है और अपना आराम तक भूल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।